नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं एंकर एम कुमार मैडी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट सीरीज की दूसरे एपिसोड में। आज मैं आप सभी की मुलाकात एक ऐसे उम्दा कलाकार से कराने जा रहा हूं जो कि बहुत ही जाने माने और प्रख्यात कलाकार है। एक ऐसी विधा के कलाकार जहां से सभी विधाएं उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रंगमंच की। रंगमंच के एक दिग्गज खिलाड़ी, एक दिग्गज कलाकार श्री रवि मिश्रा जी। आज मैं आप सभी की मुलाकात उनसे करानी चाह रहा हूँ। स्वागत है सर आपका मेरी पॉडकास्ट सीरीज में। ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने नए चैनल पर बुलाया। रवि सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आप एक ख्याति प्राप्त कलाकार है। दूरदर्शन में, रंगमंच में, हर जगह आपकी ख्याति है और बहुत अच्छे अच्छे चरित्र आपने निभाए हैं। आपकी रंग यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? एक सामान्य सा लड़का, उसे कब ऐसा लगा कि वो एक अभिनेता बन सकता है और उसने ये तैयार शुरू कर? देखिए, दरअसल बात है कि मैं रंगमंच का कलाकार तो कभी रहा नहीं। हमारे खानदान में संगीत की शिक्षा सभी बच्चों को दी जाती है। मेरा पूरा परिवार संगीत में है और आपको जानकारी मैं दे दूं कि मैं बनारस घराने से संबंधित हूँ। सारे लोग बड़े बड़े कलाकार इंटरनेशनल फेम के हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, किशन महाराज हैं, गुदई महाराज हैं, गोपी कृष्ण हैं। मेरे पिता पंडित किशोर प्रसाद मिश्रा सारंगी वादक पटना रेडियो स्टेशन के स्टाफ कलाकार थे और मेरी पूरी फैमिली लगभग म्यूजिक से जुड़ी हुई है और मैं ही इस विधा से अकेला जुड़ा हुआ हूँ, मतलब रंगमंच से, अभिनय से। अभिनय मैं करता नहीं था, मैं तबला बजाता था। लेकिन मेरे मित्र जो बहुत सारे लोग रंगकर्म करते थे, उन्होंने एक बार मुझे अपने रिहर्सल रूम में ले जाने का काम किया। जब मैं वहाँ गया तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इसको अभिनय कहा जाता है। उसमें एक कलाकार उस दिन नहीं आया था और आर्टिस्ट कम था, तो मुझे रिहर्सल के लिए खड़ा कर दिया गया और मैं वहाँ खड़ा हो गया डरते हुए। लेकिन जो संवाद बोलना था, उस संवाद को पीछे से कोई बोल रहा था, यानी प्राउंटिंग कर रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं कैसे याद हो गया उस संवाद, मैं खुद बोला उस संवाद को। तो डायरेक्टर इतना प्रभावित हो गया कि उसने कहा कि भाई वो कलाकार तो आ ही नहीं रहा सर, इसको आप ही कर लीजिए। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, 16-17 वर्ष का था। और पहली बार मुझे उस नाटक का नाम था अत्याचार, और मैंने उसमें काम किया और शराबी का रोल किया। और शराबी का रोल, जबकि मेरे लिए एकदम अलग, सारा चीज ही अलग, मैंने अभिनय कभी नहीं किया और नशा तो किया ही नहीं, उसके बाद भी मुझे शराबी का रोल करना पड़ा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने प्ले किया तो लोगों ने बहुत ही पसंद किया और बहुत सीनियर सीनियर लोग जो थे इस रंगमंच पे जुड़े हुए, वो सारे लोगों ने मंच पर आके मुझे बधाई दी। और मुझे खुशी इस बात का कि मेरा पहला प्ले मेरे पिताजी बैठकर देख रहे थे और उन्होंने मुझे घर पर आके बहुत ही आशीर्वाद दिया था और कहा था कि ठीक है, संगीत तो तुम कर रहे हो, लेकिन ये अभिनय भी तुमने बहुत अच्छा किया है, मुझे लगता है कि आप कुछ करेंगे। तो उनका आशीर्वाद और सारे लोगों का आशीर्वाद की आज मैं 38 साल से रंगमंच से जुड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, फिल्मों को कर रहा हूँ। लेकिन मुझे रंगमंच ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये अलग बात है कि कमाने खाने के लिए रंगमंच से अलग भी करना पड़ता है बहुत कुछ। तो आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब मैं आपसे जो प्रश्न पूछने वाला हूँ, दरअसल वो 2 प्रश्न अपने आप में संयुक्त रूप से हैं और जिसका मैं एक साथ जवाब चाहूँगा। पहला प्रश्न ये है कि आप तब के रंगमंच को और अब के रंगमंच को कैसे देखते हैं? और उसके साथ जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो ये है कि आप सिनेमा और रंगमंच किसको बेहतर मानते हैं? हाँ, अक्सर हाँ ये प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है कि पहले का रंगमंच और अभी का रंगमंच क्या है, क्या अंतर है। पहले का रंगमंच त्याग खोजता था, और खोजता ही नहीं था, रंगकर्मी त्याग करते भी थे। क्योंकि पहले के रंगमंच में कोई ये नहीं देखता था कि मुझे कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, या मेरे घर की स्थिति क्या है। वो सिर्फ रंगमंच करने जाते थे और सीख करके फिर अपने आप को संतुष्ट करते थे। और उनके रंगमंच को देख करके
बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते थे। आज का रंगमंच ठीक विपरीत है। जो भी कलाकार आता है वो ये सोच कर आता है कि मुझे जाना है और बड़े फिल्मों में काम करना है, इसलिए वो रंगमंच में नहीं आता है कि रंगमंच में उसे कुछ त्याग करना है या कुछ सीखना है। नहीं, वो रंगमंच में इसलिए आता है कि ताकि वो रंगमंच के द्वारा पैसा कमाए और नाम कमाए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि नाम कमाने की चिंता उन्हें होती नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए आते हैं और उस चक्कर में वो कुछ नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि रंगमंच में जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप अनुभवी नहीं होंगे, जब तक आप जानकारी नहीं लेंगे, जब तक आप बहुत सारा रंगमंच नहीं करेंगे, तब तक आप कर क्या पाएंगे। इसलिए बहुत सारे कलाकार, खासकर स्थानीय जो कलाकार होते हैं, वो बॉम्बे की ओर जब जाते हैं ना तो बिना सीखे जाते हैं और वहां जाके मात खा के चले आते हैं और फिर अपने परिवार के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपने दोस्तों से वो ये सुनते हैं कि रंगमंच ने तुम्हें क्या दिया। लेकिन दरअसल गलती उनकी है। रंगमंच उन्हें बहुत कुछ देता है, लेकिन वो लेना आना चाहिए, वो सीखना आना चाहिए। बिना सीखे आप कहीं भी जाएंगे तो हर क्षेत्र में मात खाएंगे। और फिल्म, सीरियल और रंगमंच यानी अभिनय, वो अपने आप में बहुत बृहत है। लोग इसे बहुत छोटा समझते हैं कि मैं भी रंगमंच कर लूंगा, मैं भी अभिनय कर लूंगा, मैं भी एक्टिंग कर लूंगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक आदमी अगर वो डॉक्टर है तो सिर्फ वो डॉक्टरी कर सकता है। अगर वो आईएएस अफसर है तो वो आईएएस अफसर ही कर सकता है। नेता है तो नेतागिरी कर सकता है। लेकिन अभिनेता जो होता है ना, दुनिया का एक ऐसा शख्स होता है कि वो दुनिया का हर चरित्र निभा सकता है। आईएएस भी बन सकता है, नेता भी बन सकता है, विलेन भी बन सकता है, हिंजड़ा भी बन सकता है, यानी सारे विधा का समावेश उसमें होता है। अभिनय होता ही ऐसा है, इसीलिए लोग अभिनेता को ज्यादा माने एकदम आकर्षण की नजर से देखते हैं कि ये क्या, और करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। हमको लगता है कि कलाकारों को सीख के जाना चाहिए तो वो सफल होंगे। हाँ, आपने एक बात कहा है कि रंगमंच और फिल्म में अंतर क्या है। मेरी समझ से रंगमंच और फिल्म में कोई अंतर नहीं है। एक अभिनेता के लिए, यानी एक आर्टिस्ट के लिए जो अभिनय करता है, उसके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि उसे तो मंच पर जो करना है वो कैमरे के साथ भी वही करना है। सिर्फ फर्क एक बात का ख्याल रखना है मेरी समझ से। मैं छोटा एक मैंने अपनी छोटी बुद्धि से एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपको जब मंच पर जाते हैं तो दर्शकों को सुनाना पड़ता है कि मेरा संवाद सुने। तो दर्शकों को सुनाने के चक्कर में उसकी आवाज तेज हो जाती है, क्योंकि जब तक सुनाई नहीं देगा तब तक दिखाई भी नहीं देता है। और फिल्म में कैमरे के सामने अगर आप बोलते हैं तो माइक होता है या बाद में डबिंग होती है, तो इसलिए आप धीरे से भी बोल के काम चला सकते हैं। यानी अभिनय आप कम आवाज में भी कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, क्योंकि बाद में उसका साधन वो है। तो रंगमंच के लोग जो होते हैं थोड़ा तेज लाउड होते हैं, क्योंकि उसे संवाद सुनाना होता है। लेकिन जानते हैं ये गलती हम लोग की नहीं है। हम लोग जो बिहार में करते हैं अभिनय, यहाँ के जो हॉल है, जो मंच का जो बनावट है, वो आवाज पहुंचा नहीं पाता है। लेकिन बहुत सारे शहरों में, बॉम्बे में, दिल्ली में, ऐसे बहुत सारे हॉल हैं, उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप हल्के भी बोल करके अपनी आवाज को दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। तो एक ये टेक्निकल बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे अभिनय में न रंगमंच में कोई अंतर आता है, ना फिल्म में कोई अंतर आता है। कोई अंतर नहीं है। टेक्निकल बातें हैं, वो डायरेक्टर का काम है, अभिनय करना आपका काम है। ये मेरी समझ है। सर, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र के अपने कुछ जोखिम होते हैं जब युवा किसी क्षेत्र से जुड़ता है। जैसे कि अगर वो रंगमंच से जुड़ता है तो रंगमंच के भी अपने कुछ जोखिम हैं। तो एक युवा को रंगमंच से जोड़ते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आपका ये जो प्रश्न है सच में बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए अच्छा है कि ये जगाने वाला प्रश्न है। कोई भी कलाकार या कोई भी किसी विधा में आता हो तो जोखिम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ज्यादा जोखिम है, क्योंकि इसमें जोखिम इसलिए है कि अपने जीवन का सबसे सुनहरा पल वो देता है। क्योंकि बचपन से नहीं
अभिनय बचपन से जुड़ते हैं लोग, कुछ लोग जुड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अधिकतर नवयुवक लोग ही इसमें जुड़ते हैं, नव युवतियां जुड़ती हैं। और अपने जीवन में जब वो पढ़ाई करने का उम्र होता है, जब अपने करियर को बनाने का उम्र होता है, तब वो इस रंगमंच से जुड़ जाते हैं, यानी फिल्मों से जुड़ जाते हैं और बड़े बड़े ख्वाब देखने लगते हैं। और जोड़ने के क्रम में उनकी तैयारी किस तरह से हो, क्या क्या चीज की जरूरत है, उनको मालूम ही नहीं रहता है और वो मालूम ही नहीं करना चाहते हैं। उनके मन में बसा हुआ है कि मैं जो करूंगा वो अच्छा ही करूंगा, मुझे तो एक्टिंग इतनी शानदार आती है कि मैं जब करूंगा तो भीड़ फाड़ दूंगा, मैं शाहरुख खान को दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूं, मैं वो जितनी हीरोइन है उनको दिखा दूंगी कि मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट हूं। लेकिन ये सीखने की कला है। और जहां तक मेरी समझ में जो बात आती है कि आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मेरा क्लास चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे क्लास में आइए, इसके लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन इसलिए क्लास का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो अभिनय क्लास होता है उसमें बहुत कुछ बताया जाता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, क्योंकि एक शब्द कई अर्थ निकालते हैं। अब देखिए ना, आप फलक के बारे में बोले तो अगर उसके नीचे नुक्ता लगा दे तो फलक आसमान हो जाता है, और अगर आप फलक बोल देते हैं तो लकड़ी का तख्त कहलाता है वो। अब आप अगर ये कहें कि फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्मा है, वो देने वाले मुझे थोड़ी जिंदगी दे दे, तो बात समझ में आती है। नहीं, आसमान पर बैठे हुए उससे दुआ किया जा रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्मा, नहीं चलेगा। लकड़ी के तख्त पर आप बोल रहे हैं, हर्षौ दीर्घौ, इन सब का इस्तेमाल करना आपको आना पड़ेगा। नीर नीर किनारा हो जाता है, अलग हो, पानी हो जाता है, सबका अर्थ बदल जाता है। आप नुक्ते का प्रयोग, आप हर्षौ दीर्घौ का प्रयोग, आप श श सा इनका प्रयोग करते हैं तो वो शब्द अपने आप में बदल जाता है। आप इसकी जानकारी रखते नहीं है और सीधे अभिनय में चले जाते हैं। जाइए, लेकिन आप कैसे खड़े होते हैं, आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। सलमान खान ने जो ड्रेस पहना है वो उस पर अच्छा लग रहा है, आप पर भी क्या वो ड्रेस अच्छा लगेगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस काबिल हूं, मैं कितना कर सकता हूं, मेरे पास क्या है कि मैं लोगों को दिखा सकता हूं। आप अपना उसी पक्ष को दिखाइए जिसमें आप मजबूत हो, और उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता है। जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तब आपके बारे में लोग समझता है कि ये कर सकता है और इसके लिए उसकी बुकिंग होगी, है ना। तो अभिनय में जोखिम तो है। एक बात जान लीजिए, जोखिम में यह भी है कि आपको लोगों को परखने का भी आना, अपना तो परख करना ही है, लोगों के बारे में ही परख आपको आना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई तस्वीर खिंचा रखी हो और वो आपको दिखा रहा हो कि देखिए मैंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचाया है, तो आप उससे प्रभावित होकर उसके जाल में फंस करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रभावित हो चुके हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ तस्वीर आपकी है। तो आप तय करेंगे ना कि कौन आदमी है, कहां है, कैसे है, उसके बारे में जानकारी लीजिए और तब इस लाइन में आइए। बेहद बातें हैं कि छोटे से समय में तो बहुत सारी बातें समझाई नहीं जा सकती, लेकिन बहुत कुछ है। सुर, ताल, लय, बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा, आपका देखने का अंदाज आपको बहुत अलग करता है। अगर आप चलते हैं तो आपको बताता है कि आप क्या हैं। आपके चलने से पता चलता है कि आप गुंडा हैं, कि आप शरीफ हैं, कि आप बूढ़े हैं, कि आप जवान हैं, आप खिलाड़ी हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि आप कलाकार हैं, कि आप सच में कोई बदमाश है। तो इन सब चीजों को सीख कर जाएंगे अब ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, मैं एक जरूरी बात कहना भूल गया। अभिनय के क्रम में आप अपना सब कुछ उस पर निछावर मत कर दीजिए, क्योंकि आपका पूरा जीवन उस पर बर्बाद हो सकता है। उसके लिए करना क्या, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा साधन, क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना है, अपना परिवार भी चलाना है, अपने आप को भी चलाना है। तो अगर आप एक विधा में लग गए और अगर आप वहां फेल हो गए तब तो फिर आप चले गए। मैं बहुत ऐसे कलाकारों को जानता हूं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं,
लेकिन इस विधा से उनकी कमाई उनको नहीं मिल रही है, उतनी कमाई कि वो अपना घर चला सके। तो मेरा तो एक सजेशन है कि आप लोग एक अपना कमाई का साधन डेवलप करें और अपने इस शौक को या अपने इस सपने को पूरा करें, ताकि आपकी कमाई भी चलती रहे, आपके परिवार पर, आप पर कोई असर ना है। रवि मिश्रा जी एक ऐसे कलाकार जिन्होंने मगही, हिंदी, भोजपुरी कई भाषाओं, कई सारी फिल्में की हैं और एक विशेष चीज़ इनके अंदर ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने मूड को स्विंग कर देते हैं। पल में हँसते हैं, पल में रोते हैं। ये कैसे कर पाते हैं? आइए इनसे जानते हैं। सर मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपके साथ 2 फिल्में की हैं और दोनों फिल्मों में मैंने आपके अंदर वो ख़ास चीज़ ये देखी है कि आप अचानक से अपने मूड को बिल्कुल स्विंग कर लेते हैं। ये कैसे कर पाते हैं आप? जो आप ये कह रहे हैं कि मेरा अभिनय आप देखते हैं तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन कैसे हो जाता है। देखिए, दरअसल अभिनय सीखने की कला तो है ही है, लेकिन अभिनय के लिए आपके अंदर भाव का होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर भाव नहीं है, जिसके अंदर संवेदना नहीं है, वो अभिनय कर ही नहीं सकता है। और हम लोग तो उस घराने से हैं, म्यूजिकल घराने से, तो म्यूजिक से भी आप अभिनय सीख सकते हैं। मेरा मानना है कि स्वर, ताल, लय अगर आपके अंदर है तो आप बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि लेकिन ये जरूर है कि अभिनय करते समय मुझे इन चीज़ों से बहुत सहायता मिलती है। मैं अमिताभ बच्चन को देखता हूँ या बड़े जितने भी कलाकार को देखता हूँ, वो गाते हुए बहुत अच्छा पाए जाएंगे। आपको देखिएगा कि आप अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छा गाना गाते देख सकते हैं, क्योंकि सुर, ताल, लय, अभिनय में जब संवाद आप बोलते हैं ना, तो उसमें लय, स्वर और ताल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सौभाग्य मेरा कि मुझे थोड़ी विरासत में मिली है संगीत, तो शायद उसकी वजह से कुछ हो पाता हो। हाँ, और जहां तक स्विच ऑन और ऑफ की बात है, तो आप अभिनय को समझ जाइए, आप अपने कैरेक्टर को समझ जाइए, और उस वक्त आप टेंशन में मत रहिए कि मैं वो करने वाला हूँ, वो करने जाऊंगा, कैसे करूंगा, घबरा जाऊंगा, बेचैन हो जाऊंगा। वो सब चीज मत सोचिए। आप जब जिस जगह जो कर रहे हैं वही करिए। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल रहें, और जब आप नॉर्मल रहते हैं उसके बाद जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो ज्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे आप खुद प्रभावित हो गए कि उस वक्त मैं हंस रहा था, और हंसते हंसते जब मैं रोने लगता हूं तो आप कितनी प्रभावित हो गए, ऐसे दर्शक भी प्रभावित होगा। तो आप कैरेक्टर में डूबिए उस वक्त जब आपकी जरूरत हो। तो ऐसे ही है। और देखिए, अभिनय में स्वर, ताल, का लय का तो महत्व ही है। अभिनय 9 रस से बना है, और सिर्फ अभिनय नहीं, नृत्य भी 9 रस का एक समावेश है। जब 9 रस की जानकारी आपको हो जाएगी तो भी आपको सहयोग मिलेगा। सर मैं आपको एक अभिनय का स्कूल मानता हूँ। एक ऐसा चलता-फिरता विद्यालय जो अ, बहुत कुछ सिखाता है बच्चों को। आप उठते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, आप बैठते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, जब आप कुछ बोलते हैं तो सीखने को मिलता है। तो आप मेरी नज़र में एक संपूर्ण विद्यालय है अभिनय का। तो आपकी तरफ से एक छोटा-सा मास्टरपीस आपके अभिनय का अगर हमारे दर्शकों को देखने हो, तो मैं तो हमेशा उत्सुक रहता हूँ आपको देखने को। मेरे दर्शक भी उत्सुक हैं, तो प्लीज़ एक छोटा-सा मास्टरपीस हो जाए। मैडी जी, आप मेरे अभिनय से इतना प्रभावित रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक शुभकामना भी दे रहा हूँ कि आप भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आपने मेरे साथ जो फिल्म की थी जिसमें आपने विलेन का कैरेक्टर किया था, तो सचमुच बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी था वो। और देखिए, है क्या कि मैं तो एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, अभिनय का स्कूल कहना ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। लेकिन फिर भी आपने फरमाइश की अपने दर्शकों के लिए कि मैं कुछ करूं, तो मेरा एक बहुत ही चर्चित नाटक है बैंड मास्टर। तो फिल्मों में तो कट शॉट, छोटा छोटा डायलॉग्स होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन वो मुझे अभी तक याद नहीं है। लेकिन मैं रंगमंच पर जो करता हूँ मैं उसको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और तो संगीत
संगीत एक पूजा है, एक इबादत है। इसे पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। तो रियाज क्या कर बेटा, तो रियाज क्या कर। हाँ? मैंने सोचा था तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और तुझे तालीम दी है तो तू मेरी इस कला को बचा के रखेगा, मगर तू अरे अब तो कहेगा ही, अरे अब तो कहेगा ही। उस वक्त नहीं कहा था, अरे उस वक्त नहीं कहा था जब सरकार बाबू की इज्जत इसी नरसों मियां ने बचाई थी। उस वक्त नहीं कहा था जब चौधरी साहब के बेटे की बारात में सारे बारातियों को बाधा उड़ाकर इसी नरसों मियां ने मदहोश कर दिया था। अरे उस वक्त नहीं कहा था जब अमीर खान के मैंने तहलका मचा दिया था। उस वक्त नहीं कहा था, अरे उस वक्त नहीं कहा था। अरे अब तक कह गई, अब तक कह गई, अब तक कह गई। थैंक यू मैडी जी। कमाल सर, बहुत बढ़िया, अद्भुत। मैं जब आपके अभिनय को देखता हूँ तो अभिभूत हो जाता हूँ। क्या कमाल का अभिनय करते हैं सर। और दर्शकों, आपने भी देखा कि इन्होंने कितना बढ़िया काम किया। मैंने इनको अभिनय का विद्यालय का क्या गलत कहा। इनका जो अनुभव है, इनके काम करने का जो स्टाइल हो, अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है। ये जो कुछ भी करते हैं उनको देख के बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे आज के कलाकार आपको अच्छे लगे, तो अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, लाइक्स, व्यूज़ और कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।